बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और गुजरते रमज़ान के साथ अपने शब रोज़ को बाबरकत तरीके से मेहनत करके गुजार रहे हैं। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। वही बात कि आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। कभी कभी ना शो से पहले थोड़ी कम फ़नी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑनर आके समटाइम्स लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि वो अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें। खैर आजकल तो हंसना बहुत, आजकल तो हंसना बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको आ जाए किसी बात पे, चूँकि कोई खुशी की खैर की खबर तो कहीं से आती नहीं है। कहीं सियासी मसाइल हैं, कहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कहीं लोगों के घर के किराए बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल खुशी की खबर नहीं आती। लेकिन इस लम्हे में भी, अगर इस वक्त में भी आप अगर खुश रहना आपको आता है, नहीं कैसे मुस्कुरा रहे हैं तो आप बड़ी हिम्मत वाले हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको आता है तो फिर आप बहुत हिम्मत वाले और आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं। खैर जी, इससे पहले कि मजीद बात आगे बढ़े, आज के शो में एक तो हमने सियासी सूरत हाल डिस्कस करनी है, देन हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम कुछ बात करेंगे कैंसर के हवाले से एंड अलॉट जितना हम कर सकते हैं इस घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम सियासत की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सियासत की बात कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट तो हम आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन दूसरी जानिब उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बात करेंगे तो वजीर आला पंजाब के हल्फ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत आलिया ने आज महफूज फैसला सुनाया है। वजीर आला के जो हल्फ की ताखीर की तमाम वजूहात को मुस्तरद कर दिया है। नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि गवर्नर पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदगी के जरिए वजीर आला का हल्फ लें और पंजाब में पिछले 25 दिन से जो जारी एक बहरान ख़त्म होने के करीब, हम समझे कि ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका है और कवी इम्कान है कि अदालती फैसले के मुताबिक कल तक वजीर आला पंजाब के हल्फ का तनाज़ा भी हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद PTI और काफली की क्या हिकमत अमली होगी, क्या वो कौमी असम्बली में बैठेंगे या वफाक की तरह, दोनों की तरफ हम जो अगर बात करें तो इस्तीफों का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे, जिस तरह से उन्होंने वफाक में इख्तियार किया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया। बिल्कुल, और शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा बन गए हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। ये उनकी जिंदगी का पहला ओहदा है। किसी अपनी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम बिलावल साहब किसी ओहदे के ऊपर आए हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। वी बिलीव कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छे फैसले करेंगे, खुद भी लर्न करेंगे और अच्छी खारजा पॉलिसी को साथ लेकर एक मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी जिसे कहा जाता है उसको लेकर चलेंगे। और जो कुछ इख्तलाफात उनके रहे हैं इमरान खान से उनकी खारजा पॉलिसी पर, उसको वो बेहतर करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कल सारी चीज़ें पहली हो रही हैं। पहली दफ़ा बिलावल बन गए, पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं जी। उनका बतौर वज़ीर आज़म ये पहला बैनुल अक़वामी दौरा है और मुख्तलिफ ख़बरें इस हवाले से गर्दिश करती रहीं कि जी इतना वफ़द जा रहा है। किसी ने कहा 87 अफराद हैं, 84 अफराद हैं। शरीफ ख़ानदान के भी 17 अफराद के नाम शामिल होने की इतलात मिली, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब ये वजाहत की गई है कि ये तमाम अफराद अपने खर्चे पर जा रहे हैं और जो जाने वालों की तादाद है वो भी रिपोर्टेडली कोई 19-20 लोगों से ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद है, बाद उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या राय रखते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया। वी बिलीव कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा है और इस्लामाबाद की गर्मी भी ज़्यादा, जो आसाब की गर्मी उस पर हावी नहीं हो रही। ये जो सूरत हाल बन रही है, सबसे पहले तो मैं बिलावल के हवाले से आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीरी है वज़ीर ख़ारजा की जो वजारत है, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम वजारत होती है मुल्की ताल्लुकात को लेकर। आप इस तकरीरी को कैसे देखते हैं बिलावल भुट्टो की? देखिए, अब एक और भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बन गया या एक और ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बन गया, हम तो यही कह सकते हैं। और ये भी एक हुक्मरान घराना है, एक शरीफों का हुक्मरान घराना है। तो जो वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला, वो लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए है। और बाकी जो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग इन दोनों जमातों में मौजूद हैं, नवीद कमर साहब हैं, शाजिया मरी हैं, रज़ा रब्बानी, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े तजुर्बे वाले भी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उनका घराने का अपना इस्तेहकाक है, उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया एक ऐसे जवान को जिसने आज तक कोई नौकरी नहीं की है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तजुर्बा नौकरी तो इम्तियाज़ गुल साहब ये भी नहीं है, अफसरी है ये भी। तो बस अब अल्लाह हामी और नासिर पाकिस्तान का। उधर पंजाब में हमजा शहबाज साहब आ जाएंगे, चले उन्हें फिर भी शायद अपना, चूँकि कारोबारी हैं, वो बिजनेसमैन हैं,
तो कारोबार चलाने का तजुर्बा उनको ज़रूर है। सही। और बाकी अब अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो अदालत ने वज़ीर आला से हल्फ ना लेने की जो तमाम तर वजूहात थी उसको तो मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया है कि वो कल तक खुद लें या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला से हल्फ ले लें। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नर पंजाब तो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से बात हो या उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के हवाले से बात हो, उसकी मंजूरी को गैर आइनी करार दे चुके हैं। अब अदालती फैसला तो आ गया है, अब गवर्नर और सदर के पास क्या ऑप्शन रहेगी? देखिए, हम ये समझना चाहिए कि अदालत ने जो हुक्म दिया है देर आयत दुरुस्त आयत के मसदाक हो कि अब कल ये फाइनली हल्फ उठा लें, सेशन हो जाए तो अच्छा है। इसी में ग्रेस है, इनको मज़ीद लेतुलाल से काम नहीं लेना चाहिए। और जो एक जिसको कहते हैं काम नागुज़ीर होना है तो उसको हो जाने दें, बजाय इसके कि अपना भी नाम बदनाम करें, उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम मनफी ख़बरों के हवाले से ख़राब होता रहे। तो अल्लाह करे कि कल ये फाइनली हो जाए इजलास और उसमें हमजा शहबाज साहब उठा लें हल्फ, तो बड़ा एक यूनिक रिकॉर्ड पाकिस्तान के हक में आएगा कि यहाँ पे वालिद साहब वज़ीर आज़म हैं और बेटा उस सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं। और दोनों का रिकॉर्ड ये भी है कि उनकी इंडाइटमेंट होनी थी 2-3 अप्रैल को एक बड़े केस में, उसको भी वो भी इल्तवा में चला गया है। बल्कि अब तो मैंने सुना कि 14 मई तक वज़ीर आज़म को मज़ीद इस्तिस्ना दे दिया गया है पेशी से, ताकि वो फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। वैसे मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान को बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शन ये हासिल हुई है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी तो चीज़ें नई वापस आ नई, मतलब पार्ट 2 जैसे आपने कहा शरीफ आर बैक, जरदारीज आर बैक, तो गुल साहब धरना इज ऑल्सो बैक। हाउ यू सी? जी देखिए, अब कब होता है अल्लाह करे कि ना हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये धरने वगैरह जो हैं इससे बहरहाल आम आदमी का नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि जब अगर दोबारा सड़कें बंद होंगी, चौक बंद होंगे, उसकी वजह से कारोबार बंद होंगे, तो ज़ाहिर है बराह रास्त ज़द पड़ती है कारोबारी मफादात को। जो दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और उससे बहैसियत मजमूई तासुर एक अच्छा नहीं बनता है। लेकिन अगर गुल साहब, खान साहब तो कह बैठे हैं होगा, वो कह बैठे होगा, और उसके अलावा बज़ाहिर ऐसा लगता है, आप भी तस्दीक कीजिएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब वो धरना ही करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, लेकिन बिल्कुल ऑप्शन तो यही है, वो कहेंगे हमारा जमहूरी हक है। बिल्कुल जमहूरी हक है, लेकिन ये कि वो जमहूरी हक आप किस की कॉस्ट पे उस पर अमल दरामद करते हैं, ये उन्हें भी सोचना चाहिए, उनके साथियों को भी सोचना चाहिए। बिलाशुबा वो क्राउड पुलर हैं, बेशुमार लोग उनके साथ हैं। मैं गुज़िश्ता शाम भी किसी से इंटरव्यू कर रहा था स्काइप पे कनाडा में, तो आप यकीन कीजिए वो साहब रो पड़े इंटरव्यू के दौरान, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से। और एक हफ़्ता पहले भी एक और साहब का मुझे एक ऑडियो मैसेज आया, उसमें भी वो पाकिस्तान के हालात पे तबसरा करते हुए रो पड़े। तो उसमें एक पर्सपेक्टिव की बात है कि जो बाहर के बैठे हुए लोग हैं, उन्हें चूंकि उनका बॉन्ड हो जाता है अपने मुल्क के साथ, ज़्यादा वो हसास हो जाते हैं। तो इमरान खान क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन आया यह कि हर वक्त क्या आप सड़क पे रहना पसंद करेंगे, हर वक्त आप ये एक सवाल है जिसका उनके तमाम साथियों को उसका ज़रूर गौर करना चाहिए। ठीक हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अब ये अपनी जो कह लें वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला दौरा है सऊदी अरब का, और बड़ी मुख्तलिफ अफ़वाहें गर्दिश में आ रही थी कि इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोगों का वफ़द जाएगा, और फिर उस पर मुतज़ाद ख़बरें भी थीं जिसकी वजाहत भी की गई गवर्नमेंट की जानिब से। तो ये जो पहला दौरा है सऊदी अरब का वज़ीर आज़म बनने के बाद, आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा? और ये जो वफ़द के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं खबरें, आपको लगता है इनमें कुछ सदाकत है कि सब अपने खर्चे पे जा रहे हैं? देखिए, घराने के लिए तो जाहिर है बड़ा अहम है ये दौरा, कि तमाम बड़े अरसे के बाद तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। इसीलिए उनकी बच्चों की नैनी भी जा रही हैं, 4 गनमैन भी जा रहे हैं। मैं तो वो लिस्ट देख के हैरान रह गया जो कि वज़ारत ख़ारिजा से गई थी, कि उसमें प्रोटोकॉल 4 कोई प्रोटोकॉल अफसर हैं, 4 गनमैन थे, 3 गनमैन को स्टैंड बाई रखा गया था। ये तो अल्लाह भला करे, सोशल मीडिया का टेलीविज़न पे इतनी खबरें जब पहले आ जाती हैं, तो उसके बाद उन्हें अभी ये रिवाइज करना पड़ गया, उस पर नज़रसानी की उन्होंने की है। तो अब बता रहे हैं कि जी टोटल 19-20 का वफ़द होगा, बाकी लोग अपने खर्चे पे जाएंगे। ठीक, तो
अपना खर्चा किस तरह करेंगे, मुझे तो इन बातों पे कोई गुल साहब, सिफारती लिहाज से और मुआशी लिहाज से कितना अहम है ये दौरा? वो तो वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो हम जब भी जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, बेल आउट के लिए, रिलीफ के लिए जाते हैं, चाहे वो इमरान खान थे, चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे अब शहबाज शरीफ हैं। तो सऊदी अरब के साथ हमारा एक बड़ा मुस्तकिल पायदार किस्म का रिश्ता रहा। लेकिन ये गुल साहब, शहबाज साहब के पास 44 लोगों का क्वेश्चन तो है। बहरहाल इमरान खान साहब 44 लेके गए थे, तो 44 तो लेके जा सकते हैं, उतने पे तो जान। तो मैं आपको बताऊं कि जब जरदारी साहब सदर बने थे तो उन्होंने वो 140 या 45 लोगों का वफ्द लेके गए। ये होता रहा है जी, बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक। फिर बताया गया था सरकारी तौर पे कि हम रस्मी तौर पे हम 40 लोगों को एंटरटेन करेंगे एज ऑफिशियल डेलीगेट्स। तो बाकी लोगों को उन्होंने कहा था जी वो अपने अपने खर्चे पे रह लिया, पता नहीं वो अपना खर्चा कहाँ से निकला। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपना तबसरा हमारे सामने रखा। इम्तियाज गुल साहब, ये कतई अच्छी रिवायत नहीं है, चाहे कोई भी करे। और पहले वैसे ऐसी खबरें मौजूद थी कि 80 से ज़्यादा लोग, और अब तो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने खुद ट्विटर पर कहा है कि जी हम नहीं जा रहे सर। अमीर हैदर होती ने कहा, मक्सी साहब ने कहा। तो ये होना नहीं चाहिए। आई थिंक अगर सोशल मीडिया का भी प्रेशर है तो इट्स गुड, लेकिन हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए कि हमने ऑस्टेरिटी को अपनाना है। गरीब मुल्क हैं हम, बैगर ना कहें, गरीब तो हैं हम, तो फैसले उसके मुताबिक करें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ कैंसर के हवाले से। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें, तकरीबन 1 लाख अफराद हर साल कैंसर के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस हवाले से बेशुमार इदारे हैं जो इस मर्ज़ पर काबू पाने में पेश हैं। इन्हीं इदारों में अगर बात करें तो सबसे मोतबर इदारा जो कैंसर के हवाले से बहुत काम कर रहा है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, जो गुज़िश्ता 15 साल से तकरीबन 25 साल से 75% मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है। और ये ज़्यादातर बदौलत उन्हीं सदकात और अतियात के ज़रिए होता है जो कि मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने में यूज़ होते हैं। आज हम यही बात करें चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना भी है, वैसे तो पूरा साल ही हमें किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन शौकत खानम हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं इस कार्य खैर में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट, बिल्कुल हमारे गेस्ट मौजूद है। और ये जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल में ये पूरी पाकिस्तानी कौम का तुरा इम्तियाज़ है, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज से इसको बनाया है और शायद दुनिया का एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर पेशेंट्स का इलाज होता है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ मौजूद हैं। आप पहले भी इनको हमारे शोज़ में देख चुके हैं। इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। हमें मालूम ही है शौकत खानम किस तरीके से काम करता है, लेकिन सबसे अलार्मिंग तो कैंसर एज अ डिजीज़ इसकी सिचुएशन है। कितने एनुअली मरीज़ हैं जो आपके पास इनरोल हो रहे हैं इस वक्त, और इसी तरह हम अगर अमवात की बात करें तो इस वक्त कितना सर्वाइवल रेट क्या है सारी सूरत हाल में? कैंसर, जैसे आपने कहा, डायग्नोसिस बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही हैं डायग्नोसिस के लिए, और कैंसर की इंसिडेंस भी बढ़ रही हैं। इस पिछले साल 2021 में हमने लाहौर और पेशावर में जो हमारे 2 अस्पताल हैं, वहाँ 12,000 से ज़ायद नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और एट एनी गिवन टाइम 35,000 के करीब मरीज़ एक्टिव फॉलोअप में होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया होता है, लेकिन 5 साल तक हम उनको बाकायदगी से देखते हैं और टेस्ट वगैरह करते रहते हैं जिससे कि कैंसर दोबारा ना बन रहा हो। तो तकरीबन 50,000 मरीज़ किसी भी वक्त हमारे सिस्टम में होते हैं। और जैसे आपने अभी जिक्र पेशावर लाहौर, और जैसे आपने जिक्र किया, 75% से ज़ायद इनमें से कम्प्लीटली फ्री ट्रीट किए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जब हम कैंसर की बात करें तो हम देख रहे हैं 25 साल से, जैसे मैंने मेंशन भी किया कि शौकत खानम इस हवाले से काम भी कर रहा है। पेशावर और लाहौर के बाद अब कराची में भी एक हॉस्पिटल है, उसके हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि उसकी प्रोग्रेस क्या है और वहाँ पर कितने मरीज़ों को केटर किया जा सकता है। कराची में हमारा तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज़ में भी, और सारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, बेड्स, मशीनरी वगैरह सब दुगने हैं इससे। अच्छा। इंशाल्लाह ये दिसंबर 2023 में खुलेगा। 80% इसका ग्रे स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन ऑब्वियसली फिनिशिंग में और इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगले साल के अखीर में खुलेगा, और हमारा एस्टिमेट है कि ये जब फुली फंक्शनल होगा
तो इंशाल्लाह 8,000 के करीब नए कैंसर पेशेंट्स इसमें भी हम ले सकेंगे। माशाल्लाह, that's और really ये great। ना सिर्फ कराची को बल्कि पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान को भी पेशेंट्स को सर्व करेगा। करेगा। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब बड़े बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वी ऑलवेज टॉक जब भी आप आते हैं, एंड हमें कंसर्न भी होता है कि ये इतना अच्छा इदारा है और ये चलता रहे, तो हाउ डू यू मैनेज। एंड ऑब्वियसली चूँकि रमज़ान भी है और रमज़ान में हम अपील भी कर रहे हैं अपने जो सदका खैरात करने वाले लोग हैं, इस हवाले से हमें रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से बताइए। सो हमारा बजट जो है जी वो तकरीबन 55% जो है वो चैरिटी से आता है। 55%। 27% इस वक्त हमारा बजट ज़कात से आता है। ठीक। 27% और नॉन ज़कात जो अतियात हैं, डोनेशंस और सदका वगैरह जो लोग सारा साल देते हैं उससे आता है। और तकरीबन 45% जो है वो हमारा हॉस्पिटल रेवेन्यू है, जो हमारे लेबॉरेटरी के कलेक्शन सेंटर्स का नेटवर्क है, वहाँ से हम जनरेट करते हैं। जो भी लोग टेस्ट कराते हैं पेमेंट पे उनको आला मयार का टेस्ट मिलता है, उसके जो प्रॉफिट या प्रोसीड्स मुनाफा जो है वो वापस सिस्टम में आता है और उससे मुस्तहिक मरीजों तो ये का भी इलाज टाइप किया ऑफ जाता है। कॉपरेशन हो सकता है कि अगर किसी ने टेस्ट जब आप करवाने टेस्ट हैं तो वो कराते शौकत हैं, खानम को आप बिल्कुल आप किसी मुस्तहिक मरीज़ के इलाज में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो फिर जो ज़कात और अतियात हैं वो तकरीबन अगेन सेम स्प्लिट, तकरीबन 55% वो पाकिस्तान के अंदर से आता है और 45% बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं वो देते हैं। ठीक। ज़कात को हमने हमेशा एक बड़ा केयरफुली मैनेज किया है, एक सीक्रेट ट्रस्ट है, ये लोग यकीन करते हैं कि हम सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से वो हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात देते हैं और इसी वजह से हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री इलाज कर पाते हैं। सो ज़कात के लिए हमने हमेशा इसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तौर पे कलेक्ट किया, मैनेज किया और डिसबर्स किया है। बट इस साल हमने एक एडिशनल स्टेप लिया कि पाकिस्तान का जो लीडिंग इस्लामिक बैंक है उससे हमने उनको इनवाइट किया कि इंडिपेंडेंटली वो आके हमारे सारे ज़कात प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करें, असेस करें, टू सी कि हम सब कुछ इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक करते हैं। और उस एक्सरसाइज के एंड पे अब हमें शरिया कंप्लायंस का एक सर्टिफिकेट भी मिला है। अच्छा। टू शो और ये हो गया सारा ये सारा हो चुका है, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है सर्टिफिकेट देखने के लिए। तो जिन लोगों को वो एडिशनल एश्योरेंस चाहिए होती है वो भी। एक क्वेश्चन आप जब भी आते हैं तो मेरा होता है इसलिए कि लोगों का कंसर्न है तो वो पूछना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो केटर नहीं किए जाते शौकत खानम में, एंड देन दे पीपल कंप्लेन कि जी मुफ्त वाली तो कोई बात नहीं है, नहीं होता। एंड सिंस वी नो कि आपका क्या प्रोसीजर है, आप कैसे पेशेंट्स को लेते हैं, लेकिन आम देखने वालों के लिए बताइए कि इस केस में ऐसा क्यों होता है और आप क्यों करते हैं? सो ये इसलिए होता है प्राइमरीली क्योंकि जो डिमांड है वो आउटस्ट्रिप करती है जो सप्लाई है उसको। हमारे फैसिलिटीज़ अभी 2 हैं, हमारी बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी के कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, तीसरा बना रहे हैं, मैंने कहा 12,000 अभी ले रहे हैं, वहाँ 8,000 और नए मरीज़ लेंगे तो 20,000 लेंगे। बट हर साल मुल्क में 1,75,000 से ज़ायद नए कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं। उनमें से हर साल हमारे जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर, पेशावर, कराची में 45,000 मरीज़ वहाँ पे आते हैं। राइट। तो हम 45,000 मरीज़ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर हमने क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि क्वालिटी और इक्वालिटी हमारी मेन फोकस हमेशा रहा है। राइट। सो हम देयरफॉर सिलेक्ट करते हैं कि उनको मरीज़ों को जिनका हमारा ख्याल हो कि सबसे ज़्यादा चांस है कि वो मुकम्मल इलाज हो सकेगा, वो अपने ख़ानदान को लुक आफ्टर कर सकेंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। क्योंकि अगेन जो ज़कात की हम बात कर रहे थे, हमारा ख्याल है कि लोग ज़कात हमें देते हैं कि सबसे अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल की जाए। तो सबको आप मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुकम्मल इलाज हो सकता है तो वो ज़्यादा उसी का करेंगे जिसका मुमकिन हो। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ऑब्वियसली हम ज़कात और एहतियात के हवाले से बात कर रहे हैं और कराची में अब सबसे बड़ा हॉस्पिटल पाकिस्तान का बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस को मैनेज करना और लोगों की कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम भी बार बार कह रहे हैं, आप भी लोगों को मैसेज दें कि किस तरह से वो अपनी डोनेशंस आप तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। मैं एक बात पहले ज़रा कहता चलूँ कि ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, क्योंकि हमने कराची के हॉस्पिटल की बात की है तो मैं क्लियर कर दूँ कि ज़कात कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल नहीं की जाती। कराची हॉस्पिटल जो बन रहा है उसके लिए हम अलग से फंड रेजिंग करते हैं। ज़कात जो है वो उसी साल में सारी खर्ची जाती है जब जमा होती है और डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। मुख्तलिफ तरीके हैं डोनेट करने के। सबसे आसान आजकल तो है कि ऑनलाइन आप जाके हमारी वेबसाइट देखें www.shaukatkhanam.org.pk। वहाँ पे आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। किसी भी पाकिस्तान के बैंक में आप जाएं तो हमारे अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली कैश वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंकिंग ऐप्स से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट से। एक फ़ोन नंबर है 0800 11 555। अगर आप उस पर फ़ोन करें, या व्हाट्सएप का नंबर है 03,000 666 363।
इन दोनों पे अगर आप कॉल करें या मैसेज करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर से आके आपकी कैश या चेक ले लेंगे और उसी वक्त रिसीट दे देंगे। Thank you very much. Thank you and wish you very best of luck. थैंक यू। डॉक्टर आसिम हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, CEO शौकत खानम हॉस्पिटल। हम बात कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सारा बलोच और आप देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की एक नई एपिसोड। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें खाने की तो खाना पाकिस्तान की इलाकाई सकाफत का अहम जुज़ है। हमारे खाने दुनिया भर में मशहूर हैं अपने जायके की वजह से, चाहे बलोची सब्जी हो, सिंधी बिरयानी हो या लाहौरी बोंग पाए। तो जनाब, बातें हो रही हैं खाने की, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज ऐसी शख्सियत से जिनकी वीडियोस आप देखते हैं घर में बैठ के, इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उनकी नत नई रेसिपीज़ को एंजॉय करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी रेसिपीज़ के जो नाम होते हैं, उनकी डिशेस के जो नाम होते हैं वो बड़े आला होते हैं। हैशटैग बहुत आला। जी हाँ, आप लोग सही समझे, मैं बात कर रही हूँ अदील चौधरी की। अंदर जाते हैं, पूछते हैं कि हैशटैग बहुत आला की कहानी क्या है। जी नाज़रीन, लेट्स वेलकम अदील चौधरी, जिनकी वीडियोस हम देखते हैं बहुत आला कहते हैं और दिल चाहता है कि जो रेसिपी बता रहे हैं बस हम अपने घर में वो बना लें। लेट्स वेलकम अदील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आई एम गुड, आई लव दिस रेस्टोरेंट। थैंक यू जी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि अदील चौधरी एक एथलीट भी हैं। हम बात करें क्रिकेट की, हम बात करें स्विमिंग की, तो वो करते करते ये कैसे शुरू हो गया पैशन एकदम से? अच्छा, मेरे सिर्फ दो ही पैशन थे, एक स्पोर्ट्स और एक खाना। और खाने में मुझे खाने का इतना शौक नहीं था, मुझे उसकी विजुअल अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा शौक था। इट हैज़ टू लुक गुड। तो अगर मैं फूड इंडस्ट्री में ना होता तो मैं एथलीट होता। अभी भी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतना खाते हैं और आप फिट कैसे हैं या पतले कैसे हैं। सो आई वर्क आउट अ लॉट एज वेल एंड आई वॉच व्हाट आई ईट टू। अच्छा, रेस्टोरेंट बनाने का ख्वाब ये कब आया माइंड में? रेस्टोरेंट बनाने का ख्वाब मेरा बहुत बचपन और अर्ली एज से था, लेकिन फिर काम और सारे काम स्टार्ट हुए, फिर फैमिली बिजनेस भी था, उसमें पड़ गया। बट आई नेवर एंजॉयड दैट। इतनी कंट्रीज में ट्रैवल किया आपने जी। आपके खानों के अंदर, ये ना आप फेमस इसी वजह से हैं, तो नए नाम होते हैं और नई रेसिपीज होती हैं, पुरानी चीजें हैं, लेकिन उनको आप जिस तरीके से नया कर देते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं खोला? कहीं आप दुबई में रह रहे थे, वहीं पे खोल लेते? जी, दुबई के अंदर करना बहुत इजी भी था और वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन जो दिल था, अब जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं अब रियल एस्टेट में काम कर रहा था लेकिन दिल खाने में था, इसलिए मैं दुबई में बैठा था लेकिन दिल मेरा पाकिस्तान में था। तो मैंने कहा यहाँ पे आगे करते हैं, यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो बाहर चले जाएंगे फिर से। कोई ऐसा कमेंट जो पढ़ा हो, दिल पे लगे हो कि यार ये तो नहीं लिखना चाहिए था? कोई ऐसा कमेंट याद नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिस पे दिल कर रहा था इसको मैं ज़रा सुनाऊँ। हम अगर बात करें फूड की, आपको लगता है कि फूड टूरिज्म का पोटेंशियल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान जो है वो इट्स अ गोल्ड माइन फॉर फूड टूरिज्म। यहाँ पे इतना स्कोप है कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी हिस्ट्री है, इतना कल्चर है, इतनी इनोवेशन का गैप है। तो मेरा पाकिस्तान में आने का मकसद या मेरी वीडियोस बनाने का मकसद इनोवेशन पे काम करना है। अच्छा, बात हो रही है आपके काम के हवाले से, ये इमली कोला बम का आइडिया कैसे आया था? इमली कोला बॉम जो है, मैंने दुबई के अंदर एक रेस्टोरेंट है फारजी के नाम से, फारजी कैफ़े, उसमें मैंने शेफ़ के साथ मिल के इस पर वर्क किया, तो हम लोगों ने इन्वेंट किया था। और तीन चार और भी थी ड्रिंक जो मैंने उधर नहीं आइडियाज़ दिए कि मैंने अपने रेस्टोरेंट में खोलने थे। मैंने कहा ये एक आइडिया आप लोग लें। बाकी फिर मैंने फॉक कटर के नाम से भी एक बनाई जो कीवी पाइनएप्पल की है। कैसा लगता है? सब लोग जान रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग प्यार करते हैं और आपको रिकग्नाइज करते हैं और आपको एक स्पेसिफिक आपके पैशन की वजह से कर रहे हैं। मतलब इसमें किसी का कोई हेट या कोई पर्सनल एजेंडा या कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सबका कॉमन एक पैशन है खाना। तो खाने वाली जगह पे जा रहे हैं, बाकी भी खाने वाले बैठे हैं, एक और खाने वाला है, तो आगे से बहुत आला। क्या है ऐसा जो कि अब प्लान किया कि अब मैंने रेस्टोरेंट तो बना लिए, नई डिशेस भी मैं मुतारफ़ करवाता रहता हूँ, पर अब नेक्स्ट मिशन ये है, वो क्या है? नेक्स्ट मिशन जी इसकी एक्सपेंशन है। हमने मिठाई का ब्रांड स्टार्ट किया था, उसके अंदर फ्यूजन मिठाइयाँ भी थी, बहुत ज़्यादा टर्किश टाइप की और लोकल फ्यूजन किया हुआ था। वो कोविड की नज़र हुआ, लेकिन अभी हमने उसको फिर से स्टार्ट करना है। फिर हमारा स्ट्रीट फूड का एक ब्रांड है जुनूनी के नाम से, उसमें हमने पूरे पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड ऐड किया हुआ। टेल मी अबाउट लाइफ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट लाइफ इज? आई थिंक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए, लाइफ को सिंपल रखना चाहिए और लोगों की लाइफ को भी सिंपल बनाना चाहिए। स्ट्रेस और परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ हैं एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक वी आर हेयर टू बी टेस्टेड। आपके चीज़ें बहुत सारी कंट्रोल में नहीं होती,
जो कि टाइम के साथ साथ हील भी कर जाती हैं और टाइम के साथ साथ ठीक भी हो जाती हैं। एक सर्वे हुआ था फूड कॉनोसोर का, जी। और अगर हम बात करें मुस्लिम फूड कॉनोसोर का, तो आपने आई थिंक टॉप 5 की रैंकिंग में यू जी। वर द वन। जी। हाउ हैव यू फेल्ट ऑन दैट मोमेंट? जी, एक दुबई के अंदर, कि दुबई बीइंग द हब ऑफ फूड नाउ, पूरी दुनिया के खाने हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं ऑन देयर रैंकिंग्स, लोगों को इनवाइट करते हैं, खाने के कॉम्पिटिशन करते हैं। तो उनका जो एनुअल फूड फेस्टिवल होता है उस पर उन्होंने अपना UAE वाइज एक सर्वे किया कि उनका कि टॉप 5 मुस्लिम फूड कॉनोसोर्स कौन है। कॉनोसोर होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसा परफ्यूम कॉनोसोर्स होते हैं, फैशन कॉनोसोर्स होते हैं, इस तरह फूड के स्पेशलिस्ट उनको कॉनोसोर्स बोलते हैं। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट, या मेरे लिए एक मौका था कि पाकिस्तान या बीइंग अ पाकिस्तानी इन अ डिफरेंट कंट्री रिकग्निशन मिली है। लोगों ने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तानी बंदा है। पाकिस्तान को दुबई के अंदर मोस्टली कहते हैं या टैक्सी ड्राइवर्स थे या इंजीनियर्स थे, बिजनेसमैन तो बाद में आए। तो एक फूड की इंडस्ट्री में नाम है, तो पीपल वर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एज वेल। अब पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन करना है और क्या करना है? फूड इज़ माई पैशन, फूड इज़ माई स्पेशलिटी, फूड इज़ अ बिग मार्केट। पूरी दुनिया से फूड के इन्फ्लुएंसर्स या वीलॉगर्स पाकिस्तान आके उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्कोप है, जो यहाँ से फ़ायदा लेके जा रहे हैं लोग। तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एज पॉजिटिव फूड एम्बेसडर के तौर पे आना चाहिए। तो आई वांट टू बी अ फूड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, कि जहाँ पे भी जाएं लोग पहचानने के पाकिस्तान का फूड जो है वो अच्छा है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि अदील का विजन बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को लेके उनके बड़े प्लान्स हैं। आज के शो में आपको कैसा लगा? बहुत आला, बहुत आला। आई हैड अ ग्रेट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा और शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।